हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी में ही हमारा एक नया चैप्टर होगा जिसको हम उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास अर्थात जो भी सारी क्लासें हमारी हुई हैं इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, उनमें से कुछ वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सहजता पूर्वक वहां से जाकर के पहले उन सारी क्लासों को देख लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में विजिट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करेंगे वो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में अपनी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारा ये अनुच्छेदों का जिक्र हम लोगों ने किया था इससे पहले राष्ट्रपति के संदर्भ में, लेकिन आज हम बात करेंगे इस क्लास के माध्यम से उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी सारी हमारी जानकारियां होंगी उनको हम बड़े ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मतलब पकड़ने का प्रयास करेंगे कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न यहाँ से बनता है तो हमारा प्रश्न जाना नहीं चाहिए। ठीक है, देखते हैं इसी में ये भी यार हमारा उसी में हम लोगों ने बात की थी कि ये भी हमारा भाग 5 के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने संघ की बात करनी थी और इसी संघ में हम लोगों ने बात करनी थी कि जो हमारी एक प्रकार से बोले संघ की कार्यपालिका जो होती है, संघ की जो कार्यपालिका होती है, इसी के अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रपति जी का अध्ययन किया। राष्ट्रपति के पश्चात में ये हमारे आते हैं उपराष्ट्रपति जी एंड इसी के पश्चात में हम लोग सरकार के बारे में पढ़ेंगे अर्थात जो भी हमारी मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं? ये संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, तो इसका भी भारतीय संविधान के अंतर्गत ये उपराष्ट्रपति का जो भी हमारा प्रावधान मिलता है ये भाग 5 के अंतर्गत और जो भी हमारा सारा सिस्टम है संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। इसके पहले की क्लास में अगर हम लोगों ने राष्ट्रपति जी की क्लास अटेंड की होगी तो उसमें हम लोगों ने भारतीय संविधान के जो भी हमारे अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति जी के संदर्भ में वो हमारे एकदम एक प्रकार से बोले मेन अनुच्छेद जो होते हैं राष्ट्रपति जी से रिलेटेड यानी एकदम इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वो 52 से लेकर के 62 के मध्य में है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही अनुच्छेदों का प्रावधान राष्ट्रपति जी के संदर्भ में किया गया है। आज भी हम कुछ अनुच्छेद उनके संदर्भ में भी देखेंगे और उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में भी देखेंगे, क्योंकि यार जैसे जैसे हम इन आर्टिकलों को आगे पढ़ेंगे या इन अनुच्छेदों का या इस संविधान को जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे यार इनसे रिलेटेड अर्थात उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति इनसे रिलेटेड और भी अनुच्छेदों का जिक्र भारतीय संविधान में किया है हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने। ठीक है, लेकिन जो भी मेन अनुच्छेद थे उसको हम लोगों ने राष्ट्रपति चैप्टर के माध्यम से कंप्लीट किया है। तो सारी बातों को समझते हुए और मेरी बातों को पकड़ते हुए क्लास का भरपूर आनंद लेंगे और देखते हैं इसी में यानी कार्यपालिका में आज जो हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में। इससे पहले हम लोगों ने जिक्र किया था अनुच्छेद 62 तक के अध्ययन हमने किया था भारतीय संविधान में, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो अनुच्छेद 63 से लेकर के कहां तक की बात करेंगे? अनुच्छेद 63 से 73 तक की बात करेंगे। अनुच्छेद 63 से 73 तक के मध्य में जितने भी हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है वो सारे के सारे अनुच्छेद हमारे उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में किए जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, सॉरी क्या बोल दिया मैंने ये बोल दिया कि 73 तक के, लेकिन
यहाँ पे जो मेन अनुच्छेद उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में है वो केवल और केवल 73 से 69 के मध्य में है, ठीक है, यानी 63 से 69 के मध्य में है। बाकी जो 4 आर्टिकल हमने पढ़ने हैं आज इस क्लास में वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को मिक्स करके पढ़ने हैं, ठीक है। तो सारी बातों को देखेंगे हम लोग धीरे धीरे, क्लास को जैसे आगे बढ़ाएंगे तो क्लास में भरपूर बने रहेंगे मेरे साथ में शुरू से लास्ट तक में। और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करना बनता है बॉस, ठीक है। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 63 की बात करते हैं। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 63 की बात करते हैं। आर्टिकल 63 क्या बोलता है? आर्टिकल 63 में यानी उपराष्ट्रपति जी के पद का प्रावधान किया गया है, यानी हमारे भारत देश के अंतर्गत जो भी हमारा सर्वोच्च पद होता है संवैधानिक रूप से वो होता है राष्ट्रपति जी का, लेकिन इससे जो छोटा पद होता है ये भी सर्वोच्च पद ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति जी से छोटा होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा बड़ा ही गरिमापूर्ण और सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ पद हमारा जो भी होता है ये हमारा उपराष्ट्रपति का पद होता है संवैधानिक रूप से। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक हमारा अनुच्छेद का जिक्र किया जिसको हम अनुच्छेद 63 के नाम से जानते हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि भारत देश के अंतर्गत अनुच्छेद 63 के तहत हम लोग एक प्रावधान ये करते हैं कि एक उपराष्ट्रपति का पद बनाया जाएगा बड़े ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो पद का जो प्रावधान किया गया वो किया गया अनुच्छेद 63 में, ठीक है। इसको हमने याद रखना है। इसके पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 64 की। अनुच्छेद 64 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 64 ये प्रावधान करता है कि जो हमारे राष्ट्रपति होंगे, यार वैसे भी मेरी बातों को पकड़ना, क्योंकि राष्ट्रपति होते हैं तो उपराष्ट्रपति का कार्य ज्यादा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कभी कभार आवश्यकता पड़ती है उपराष्ट्रपति की। कैसे? या तो राष्ट्रपति इंडिया में ना हो, इंडिया के बाहर चले गए हों किसी अन्य देश की यात्रा पे, तो उपराष्ट्रपति का कार्य पड़ेगा, तो ये राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। और बाकी इनका पद और भी कई तरीके से रिक्त हो सकता है, जैसे महाभियोग लाया गया तो उपराष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी, त्याग पत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी, या इसी के संदर्भ में निर्वाचन अवैध हो गया तो उपराष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके के कार्य कभी कभार हो सकते हैं, तभी उपराष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा उपराष्ट्रपति की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस कारणवश एक अनुच्छेद हमारा बनाया गया, अनुच्छेद किसके नाम से? अनुच्छेद 64 के नाम से, कि उपराष्ट्रपति हमारे होंगे उपराष्ट्रपति, यानी एक पद बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि उपराष्ट्रपति भारत के होंगे, लेकिन ये उपराष्ट्रपति के तौर पे कार्य ना करके ये राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या करेंगे? अपना कार्यभार संभालेंगे। तो वही बात अनुच्छेद 64 में बोली गई कि उपराष्ट्रपति का कार्य ज्यादा होता नहीं है, इस कारणवश हम इनको एक कार्य ये देते हैं कि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ये उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ज्यादा कार्य वहां पे होता नहीं है। और जाहिर सी बात है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, तो इसका मतलब ये राज्यसभा के सदस्य हमारे नहीं होते हैं, ये सदन के बाहरी सदस्य होते हैं। इस कारणवश अगर इस राज्यसभा में किसी भी प्रकार की वोटिंग या बहुमत वाली व्यवस्था से कोई भी विधेयक अगर पारित किया जाता है तो यहाँ पे इनका मत इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। इतनी सारी बातें हमको पकड़नी है और राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे, ये भी हमको याद रखना है, ठीक है।
बाकी और अगर हम बात करें तो जब ये एक प्रकार से बोले राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, और अभी हम लोगों ने अध्ययन किया कि उपराष्ट्रपति का कार्य ज्यादा होता नहीं है, अर्थात ये दोनों व्यक्ति सेम होता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति ये दोनों व्यक्ति सेम होते हैं, और इनको जो सैलरी दी जाती है वो सैलरी भी इनको सभापति के रूप में मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में इनको सैलरी नहीं दी जाती है। और एक पॉइंट यहाँ पे और नोट करेंगे कि यार जब यहाँ से राज्यसभा के मानते हैं जैसे कि राष्ट्रपति हमारे नहीं है, इस संदर्भ में हम उपराष्ट्रपति को कहां पे जाना है, राष्ट्रपति के पद पे जाना है। तो इस संदर्भ में राज्यसभा का पद तो खाली हो गया, अब इस पद को कौन संभालेगा, इस राज्यसभा के पद को संभालेगा हमारा उपसभापति। ठीक है, तो जिस समय राज्यसभा में सभापति नहीं होंगे उस समय राज्यसभा की कार्यवाही जो देखेंगे वो हमारे उपसभापति के रूप में देखी जाएगी। ठीक है, और एक फैक्ट और याद करेंगे कि ये जो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं, जब ये वहां पे राष्ट्रपति के पद पे जाएंगे कार्य करने के लिए, तो जो भी सारी फैसिलिटीज राष्ट्रपति जी के लिए होती हैं वही सारी फैसिलिटीज इनको दी जाएंगी। किनको दी जाएंगी, ये उपराष्ट्रपति जी को भी दी जाएंगी, क्योंकि ये भले ही एक प्रकार से कुछ समय के लिए गए हैं लेकिन गए तो राष्ट्रपति पद पे हैं, इस कारणवश राष्ट्रपति जी से रिलेटेड जो भी सारा सिस्टम होगा, जैसे गाड़ी बंगला जो भी सारी फैसिलिटीज होगी, वो सारी की सारी फैसिलिटीज उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के तौर पे ही दी जाएगी। ठीक है, और इनको हम लोग राष्ट्रपति ना बोल करके इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये उनका कार्यभार संभालने के लिए आए हैं, ना कि निर्वाचन के तौर पे आए हैं। ठीक है, और एक बात और नोट करेंगे कि कभी कभार ये होता है कि मानते हैं जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है, अर्थात 2023 इस समय चल रहा है, तो हम लोग बात करते हैं कि 2023 में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बना और कब तक उसको जाना है, 27 तक जाना है, और इसी मध्य में उसका मान लो कि 2 ही साल में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, या किसी भी कारणवश उसका पद क्या हो गया, खाली हो गया, तो क्या जो वो उपराष्ट्रपति होगा वो बाकी बचे 3 सालों के लिए आएगा या बाकी बचे 5 सालों के लिए उसका चुनाव किया जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि ये हमारा एक सर्वोच्च पद है और एक संवैधानिक पद है, तो इस पद के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। कोई छोटा मोटा पद होता तो हम लोग एक बार मान भी सकते थे, ठीक है, ये छोटा मोटा पद है नहीं, तो इसके साथ हम मजाक नहीं करेंगे। इसमें हम अगर इस तरीके की व्यवस्था अगर या परिस्थिति कभी होती है तो इस संदर्भ में क्या होता है कि चुनाव हमारा पुनः होगा और वो पुनः 5 वर्ष के लिए आएगा, ना कि बीच के कार्यकाल को पूरा करने के लिए आएगा। इस तथ्य को हमको माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। तो ये हमारा याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति जी, जो कि अनुच्छेद 64 इसका बाकायदा प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत में, ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं अनुच्छेद 65 की बात करते हैं। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को क्या बनाया जाएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। ये बात अभी जो मैंने बोली वही बात यहाँ पे बोल रहा है अनुच्छेद 65 कि अनुच्छेद 65 के मध्य में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने हमारा ऐसा प्रावधान किया, क्योंकि यार कुछ उनका कार्य ज्यादा होता नहीं है और बाई चांस राष्ट्रपति जी के संदर्भ में अगर कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है कि राष्ट्रपति जी का पद अगर कभी खाली होता है तो इस संदर्भ में उपराष्ट्रपति जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना करके राष्ट्रपति के पद पे बिठाया जाएगा।
और उनको हम डायरेक्टली राष्ट्रपति नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो निर्वाचन के उद्देश्य से तो गए नहीं, निर्वाचन के माध्यम से तो गए नहीं, वो पद खाली हुआ, इस कारणवश उनको उनका कार्यभार संभालने के लिए हम लोगों ने उस पद पे बिठाना है। इसी कारणवश हम यहाँ पे एक शब्द यूज करेंगे पॉलिटी की भाषा में, हम उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे बोलते हैं या जानते हैं। और सारी बातें याद रखिएगा कि जब यहाँ पे राष्ट्रपति के पद पे जाएंगे तो यहाँ पे सभापति का पद खाली हो जाएगा, तो सभापति का पद खाली होगा तो उपसभापति सदन की कार्यवाही का संभालेंगे, ठीक है। और बाई चांस अगर कभी कभार ये उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं राष्ट्रपति का पद संभालने के लिए, तो इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा, उसको वहां पे उपराष्ट्रपति के पद पे बिठाया जाएगा और राष्ट्रपति के पद पे बिठाया जाएगा, उसको भी हम कार्यवाहक राष्ट्रपति ही बोलेंगे या संबोधित करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा फैक्ट याद कीजिएगा कि अनुच्छेद 65 के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन अनुच्छेदों का प्रावधान कर दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, जिसमें उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना करके राष्ट्रपति के पद पे बिठाया जाएगा, जो कि वो राष्ट्रपति के कार्यभार को बड़े ही बेहतरीन तरीके से कुछ समय के लिए संभालेगा। क्यों मैं यहाँ पे एक शब्द क्यों यूज कर रहा हूं कुछ समय के लिए? क्योंकि यार हम लोगों ने अध्ययन किया है कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, इसी कारणवश राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा और यह सबसे सर्वोच्च पद होता है इंडिया का, ठीक है। इसी कारणवश इस पद को कभी खाली नहीं किया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार इसको 6 महीने के अंदर पुनः निर्वाचन करवाना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो इसी 6 महीने के बीच में उपराष्ट्रपति इस पद पे बने रहेंगे और अगर कार्यकाल की समाप्ति होती है तो फिर राष्ट्रपति तो उस पर बने ही रहेंगे जब तक निर्वाचन नहीं हो जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है अनुच्छेद 65 से रिलेटेड। बात करते हैं अनुच्छेद 66 की कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस प्रकार से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 66 के माध्यम से क्या प्रावधान किया है। अनुच्छेद 66 की बात करते हैं। अनुच्छेद 66 में एक बार ये बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, यानी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात बोली गई है, अर्थात इनका जो चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा। तो एक बात यहाँ पे ये नोट करना, क्या नोट पॉइंट डाल करके, कैसा एक नोट पॉइंट ये डालिएगा कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन और राष्ट्रपति जी का महाभियोग दोनों इक्वल होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन बराबर राष्ट्रपति जी का महाभियोग, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसको एक फॉर्मूले के तौर पे याद रखिएगा कि ये हमारा क्या होता है? सेम होता है। कहने का तात्पर्य मेरे क्या है? कहने से तात्पर्य ये है कि राष्ट्रपति जी पर जब महाभियोग लाया जाता है तो ये संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। और यहाँ पे मानते हैं कि लोकसभा, क्या बोलते हैं? यानी लोकसभा के 545 सदस्य और राज्यसभा के 245 सदस्य, ये यार महाभियोग में सारे लोग मतलब भाग लेते हैं। अर्थात एक प्रकार से मैं अगर बोलूं तो जो ये हमारा संसद है, इस संसद के जितने भी हमारे सांसद हैं, सारे सांसद महाभियोग में भाग लेते हैं, चाहे वो कोई पक्ष का सांसद हो या विपक्ष का हो, कोई पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, दोनों ही महाभियोग में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं।
और यहाँ पे अगर एकदम एक कंसंट्रेशन के साथ में अगर क्लास को देख रहे होगे तो यार यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लोकसभा के दो एंग्लो इंडियन ये भी महाभियोग में भाग ले रहे हैं, तभी यहाँ पे 545। और राज्यसभा के जो हमारे मनोनय सदस्य हैं अर्थात 12 मनोनय सदस्य ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं। इसी कारणवश मैंने बोला कि ये और ये बराबर दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने याद रखना है। वही प्रक्रिया यहाँ पे है, यहाँ पे भी मानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में 545 सदस्य और राज्यसभा में 245 सदस्य। ठीक है, जिसमें से यार राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग भाग नहीं ले रहे थे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये लोग अगर पूरी एकाग्रता के साथ में क्लास अटेंड किए होंगे और राष्ट्रपति का चैप्टर अध्ययन किए होंगे तो कमेंट करके मुझे बताना कि यार ये एंग्लो इंडियन और ये 12 मनोनय सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग क्यों नहीं लेते हैं और यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ये लोग क्यों लेते हैं, इसको आप मुझे बताओगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 545 सदस्य लोकसभा के 545 सदस्य एंड राज्यसभा के 245 सदस्य, ये दोनों ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग इस कारणवश नहीं लेते क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया है। 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में, 12 मनोनय सदस्य को राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको यहाँ पे नियुक्ति इनकी हुई है। इसी कारणवश ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। ऐसा इसी कारणवश क्योंकि राष्ट्रपति ने ही नियुक्त किया है, तो ये अगर निर्वाचन होगा राष्ट्रपति का तो ये राष्ट्रपति के फेवर में ही वोट डालेंगे। इसी कारणवश इनको राज्यसभा वहां पे मना कर दिया गया कि आप लोग राष्ट्रपति जी में निर्वाचन नहीं दे सकते हैं और इनको उपराष्ट्रपति में इस कारणवश अधिकार मिल गया क्योंकि उपराष्ट्रपति ने तो इनको नियुक्त ही नहीं किया। तो अब ये जो वोटिंग अपनी करेंगे ये पक्षपात वाली वोटिंग नहीं करेंगे और यहाँ पे पक्षपात हो सकता था। ठीक है, इसी कारणवश वहां पे वोट डालने का अधिकार नहीं मिला और यहाँ पे इनको वोट डालने का अधिकार दे दिया गया है। इसी कारणवश मैंने बोला कि इनके महाभियोग का सिस्टम और इनके निर्वाचन का सिस्टम दोनों सेम होता है और एक प्रकार से बोले तो महाभियोग जो लाया जाता है वो किसी में भी लाया जा सकता है और 1/4 से पहले इसको स्टार्ट करना होता है किसी भी सदन से और 2/3 बहुमत से इसको पारित करके भेजा जाता है अगले सदन में। ठीक है, सारी चीजें हम लोग जानते ही हैं। तो इसको हमने क्या करना है, याद रखना है कि उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन हमारे कैसे होता है। यही डिफरेंटेशन है, यही केवल अंतर है। बाकी जो निर्वाचन होता है वो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सेम होता है। केवल फर्क इतना है कि वहां पे एंग्लो इंडियन और मनोनय सदस्य भाग नहीं लेते हैं और यहाँ पे इनके चुनाव में ये लोग भाग ले लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमको पकड़ करके रखनी है बड़े ही बेहतरीन तरीके से, सारी चीजें और कॉन्सेप्ट समझ करके रखना है क्योंकि यार मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होनी ही होनी है। इसी कारणवश मैंने बोला कि कमेंट करके आप लोग बताओगे कि इनके निर्वाचन में भाग ये लोग क्यों लेते हैं और इनके निर्वाचन में ये लोग भाग क्यों नहीं लेते हैं। जिसने भी बड़े ही एकाग्रता के साथ में क्लास अटेंड की होगी उसका कॉन्सेप्ट तगड़ा होगा। देखते हैं इसी में ये हमको याद रखना अनुच्छेद 66 क्या प्रावधान करता है। ठीक है, इसी में इसके पश्चात में यार राष्ट्रपति जी से रिलेटेड एक हमारा इसके पश्चात में योग्यताओं से रिलेटेड अलग अनुच्छेद बनाया गया है राष्ट्रपति जी के संदर्भ में, लेकिन उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में ऐसा कोई अनुच्छेद नहीं बनाया गया।
वो इसी अनुच्छेद के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माताओं ने कुछ पॉइंट बोल दिए हैं। इसके लिए कोई अलग से अनुच्छेद का प्रावधान नहीं किया गया है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भारत के किसी भी नागरिक के अंतर्गत क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसी 66 के अंतर्गत याद रखिएगा आप लोग कि अगर भारत के किसी भी व्यक्ति को या आपको ही अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसी में याद रखिएगा। ठीक है, योग्यताएं क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम भारत का नागरिक होना चाहिए, तो हम भी भारत के नागरिक हैं। अब हम लड़ लेंगे चुनाव। किसका चुनाव लड़ेंगे? उपराष्ट्रपति का, क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके पश्चात में यार राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात कहने से तात्पर्य यह है कि राज्यसभा की सदस्यता उसके पास होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्यता लेने के लिए कम से कम व्यक्ति के 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो इसमें तो हमारी छटनी हो गई, हम तो 30 वर्ष के हैं नहीं, तो इसका मतलब हम उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इसके पश्चात में वो इसी में योग्यताएं और शर्तें दोनों याद रखिएगा। ठीक है, शर्तें और योग्यताएं, दशाएं वगैरह, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। अर्थात दिवालिया से कहने से तात्पर्य यह है कि अपनी क्षमता से ज्यादा क्या ले लिया हो, कर्ज वगैरह ले लिया हो, यानी अपनी औकात से बाहर उसने कर्ज लेकर के रखा है, इस कारणवश वो उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। अर्थात किसी भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के अंडर में वो व्यक्ति कार्य ना किया हो, अर्थात वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ना रहा हो, सरकारी नौकरी उसने ना की हो, तभी वो उपराष्ट्रपति के पद पे बैठ सकता है। तो लाभ का पद ये भी याद रखिएगा। एंड इसी के पश्चात में दिवालिया ना हो, राज्यसभा भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, और इसी के पश्चात में याद रखिएगा अगर वो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में का सदस्य है तो चुनाव जीतने के बाद में और शपथ ग्रहण करने के पहले वो राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता को रिक्त करे, अर्थात वहां से अपना इस्तीफा दे दे, तब जाकर के वो उपराष्ट्रपति के पद पे बैठ सकता है। तो एक पॉइंट ये भी नोट कीजिएगा। और इसी के पश्चात में क्या नोट कीजिएगा यार, राष्ट्रपति जी वाले जो भी सारी योग्यताएं हैं उसको देखिएगा। केवल फर्क इतना है, वहां पे लोकसभा की बात की गई थी पार्टिकुलर रूप से, यहाँ पे राज्यसभा की बात की गई है। बाकी सारी की सारी योग्यताएं एवं शर्तें ये दोनों सेम ही रहेंगी। ठीक है, और इसी में नोट कर लीजिएगा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तब वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, 35 वर्ष में एक भी दिन कम हुआ तो चुनाव नहीं लड़ सकता, कर चुका है बोला है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तभी लड़ सकता है बंदा चुनाव। ठीक है, इसको हमने याद रखना है योग्यताएं एवं शर्तों में। राष्ट्रपति जी वाली क्लास देख लीजिएगा, जो भी सारा सिस्टम निर्वाचन से रिलेटेड, योग्यताएं से रिलेटेड, वही सारा सिस्टम हमारा उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में भी होता है। केवल फर्क इतना है, कोई फर्क नहीं है, आप लोग देख लेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि बड़े समझदार व्यक्ति हैं आप, हमें पता है। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 66 के पश्चात में, अनुच्छेद 66 के पश्चात में देखते हैं अनुच्छेद 67 कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 67 के माध्यम से क्या प्रावधान किया है राष्ट्रपति जी से रिलेटेड भारतीय संविधान के इस अनुच्छेदों के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं इसी में अनुच्छेद 67 की बात करते हैं।
कि अनुच्छेद 67 क्या प्रावधान करता है। अनुच्छेद 67 क्या प्रावधान करता है, ये इनके एक प्रकार से बोले तो कार्यकाल से रिलेटेड इनका प्रावधान करता है, यानी उपराष्ट्रपति जी के कार्यकाल से रिलेटेड, यानी इनकी पद अवधि कितनी होगी। अगर ये चुनाव लड़ चुके हैं और चुनाव जीत भी चुके हैं तो क्या ये हमेशा इस पद पे बने रहेंगे कि इनके पद की कोई समय सीमा होगी, लिमिटेड समय के लिए। यार हम लोग लोकतंत्रात्मक राज्य में रहते हैं। लोकतंत्र हम लोग क्यों बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जनता के द्वारा यहाँ पे जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इससे पहले प्राचीन समय में अगर हम लोगों ने यार हिस्ट्री वगैरह का अध्ययन किया होगा तो हम लोगों ने हिस्ट्री में अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जो भी सारा सिस्टम है, पहले राजतंत्रात्मक शासन हुआ करता था, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। लेकिन आज बड़े ही बेहतरीन तरीके से संविधान को निर्मित किया संविधान के निर्माताओं ने। इसी कारणवश आज हम लोग अपने मन मुताबिक अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं। अन्यथा यार जो भी हमारे नेता वगैरह हैं या जो भी हमारे एक बार ये कुर्सी पे बैठ गए नेता ना, तो ये अपनी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं थे। अगर ये संविधान ना होता तो जितने भी सारे संसद भवन में या जो भी हमारे संसद में नेता वगैरह बैठे हैं, ये अपनी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि इनको पता है कि रूल और रेगुलेशन हमारी बनी हुई है, इसी कारणवश हमको कुर्सी अपनी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, संविधान ना होता तो बड़ा ही रक्तपात होता इंडिया के अंतर्गत, इसी कारणवश संविधान को बनाया गया। ठीक है, तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसका समय सीमा फिक्स कर दी गई कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा। ठीक है, ठीक है। इसी के पश्चात में भारतीय संविधान के जो भी हमारे निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बड़े ही बेहतरीन तरीके से निर्मित किया, उन्होंने यार इसके अलावा एक कोई भी अनुच्छेद नहीं बनाया। ठीक है, यानी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इनकी योग्यताओं के संदर्भ में इसी आर्टिकल के माध्यम से समझा करके रख दिया कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसके लिए कोई अलग से अनुच्छेद का प्रावधान नहीं किया, जस्ट उसी प्रकार से कार्यकाल में ही अगर इनको लाने की प्रक्रिया बता दी गई तो इनके हटाने की प्रक्रिया को भी इसी आर्टिकल के माध्यम से भारतीय संविधान के जो भी हमारे सदस्य थे, संविधान को निर्मित करने वाले, उन्होंने इसी आर्टिकल के माध्यम से उसको भी समझा करके रख दिया है। क्या बात बोली गई कि हटाने के लिए हम लोग क्या शब्द यूज करेंगे, महाभियोग। लेकिन इस महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति जी से रिलेटेड ही यूज होता है। बाकी अन्य किसी से रिलेटेड अगर हटाने की प्रक्रिया हमारी होगी तो वो भी कहलाएगा महाभियोग ही, लेकिन उसके लिए पॉलिटी में हम दूसरी भाषा को यूज करते हैं, जिसको हम एक प्रकार से बोले तो संसद की कार्यवाही बोल सकते हैं। संसद की कार्यवाही बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटाना होगा तो वो होगा महाभियोग ही, लेकिन शब्द यूज करेंगे संसद की कार्यवाही। ठीक है, और इस संदर्भ में 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। अब इसमें देखते हैं कि इसी आर्टिकल के माध्यम से महाभियोग कैसे होता है। तो ये भी जस्ट सेम उसी प्रकार से होता है जैसे हमारा राष्ट्रपति जी से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ने वाली बात है। क्या पकड़ने वाली बात है? पकड़ने वाली बात ये है कि ये मान लो हमारा संसद हो गया, संसद में एक तरफ हमारा राज्यसभा हो गई, राज्यसभा में 245 सदस्य, एंड एक तरफ हो गई लोकसभा में 545 सांसद बैठते हैं। ठीक है, इसी के पश्चात में ये यहाँ पे देखते हैं कि लोकसभा, तो अब यहाँ पे राष्ट्रपति में तो हम महाभियोग किसी में भी ला सकते थे, क्योंकि चाहे यहां से शुरू करें चाहे यहां से शुरू करें कोई बात नहीं, दोनों सेम ही था। लेकिन यहाँ पे अगर हम महाभियोग लाएंगे तो
तो इसकी प्रक्रिया हमेशा और हमेशा जो स्टार्ट होगी वो राज्यसभा से होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इस कारणवश कि ये राज्यसभा का सभापति हमारे होता है। इसी कारणवश हम इस व्यक्ति के अगर महाभियोग लाना होगा सदन में तो 1/4 अर्थात 25% बहुमत के साथ में यहाँ पे प्रक्रिया प्रारंभ होगी। याद रखना, प्रक्रिया को हम प्रारंभ करवा रहे हैं किस उद्देश्य से? महाभियोग लाना होगा तो स्टार्टिंग होगी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, ठीक है। और 1/4 मत के साथ में इस कानून को प्रारंभ किया जाएगा। उसके पश्चात में 2/3 बहुमत से अर्थात 66% मत से क्या किया जाएगा? इसको राज्यसभा से पारित कर दिया जाएगा। राज्यसभा से पारित होते ही इसको फिर हम लोग लोकसभा में भेजते हैं और जैसे ही ये लोकसभा में जाएगा, इसी लोकसभा में जाने से 14 दिन पहले हम इनको यानी नोटिस भेज देंगे। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति जी के पास में नोटिस भेज दी जाएगी कि हम आपको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया या महाभियोग नामक कानून ला रहे हैं। इस संदर्भ में आपको अगर किसी भी प्रकार की सफाई देनी है तो आप हमारे सामने सफाई दे सकते हैं, ठीक है। अगर सफाई नहीं दिया, बंदा असंवैधानिक कार्य किया, तो ये 14 दिन के पश्चात में यहाँ पे लोकसभा में ये नोटिस पहुंच जाएगी और इसी 14 दिन के पश्चात में जैसे ही नोटिस लोकसभा में पहुंची तो लोकसभा के लोगों ने भी अगर 2/3 बहुमत से अर्थात 66% मत के साथ में अगर बहुमत पारित कर दिया तो इसके पश्चात में उपराष्ट्रपति जी को इनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में महाभियोग सेम होता है, लेकिन फर्क केवल इतना है ये यहाँ का सदस्य होता है। इस कारणवश स्टार्टिंग हमेशा और हमेशा राज्यसभा से ही की जाएगी, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। ये हो गया महाभियोग के संदर्भ में। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट कीजिएगा कि इनका पद और कैसे रिक्त हो सकता है। तो जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति चैप्टर में पढ़ा था कि राष्ट्रपति जी का पद जो रिक्त होगा वो 3 से 4 कारणों के लिए रिक्त होगा। जैसे कार्यकाल समाप्त हुआ तो पद रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का भी। महाभियोग लगा दिया गया तो इनका पद रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का भी। अवैध रूप से मतदान हो गया यानी अवैध निर्वाचन हो गया तो इनका पद रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का भी, ठीक है। इसके पश्चात में अगर त्याग पत्र दे दिया गया तो भी इनका पद रिक्त हो जाएगा, राष्ट्रपति का भी उपराष्ट्रपति का भी, ठीक है। इसमें और एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, अगर बीच में कार्यकाल के बीच में ही अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाता है। मेरे अनुसार इन 5 कारणों के अलावा और कोई कारण यहाँ पे नहीं बनता जो कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद खाली कर सके, ठीक है। तो इन 4 से 5 पॉइंट को हमको क्या करना है? नोट करना है कि किस किस कारणवश राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद हमारे खाली हो सकता है। और अगर पद खाली हो गया तो अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करेंगे, उनका पद खाली हुआ तो उनको पद को ग्रहण करने के लिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना करके भेजा जाता है। और अगर इनका पद खाली हो गया तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सुप्रीम कोर्ट का हमारा न्यायाधीश आएगा, वो इनका पद संभालेगा, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने याद रखनी है। अनुच्छेद 67 के माध्यम से बात करते हैं इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 68 की कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किस प्रकार का प्रावधान हमारे किया है अनुच्छेद 68 के माध्यम से। अनुच्छेद 68 में यार कुछ ज्यादा नहीं बोला गया, यही बोला गया है, क्या बोला गया कि जिस तरीके हम लोगों ने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है
वो हमारा 6 महीने के अंदर करवाना अनिवार्य होता है, ये निर्वाचन आयोग का कहना है। ठीक है, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो 6 महीने के अंदर करा लिया जाएगा हर हाल में, आवश्यक रूप से। और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा इसमें हमारी समय सीमा नहीं दी गई है, इसमें कोई लिमिटेड समय नहीं दिया गया। इसमें हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने एक शब्द यूज किया। शब्द कौन सा यूज किया? उन्होंने यथाशीघ्र शब्द यूज किया। यथाशीघ्र निर्वाचन करवा लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन करवाया जाएगा वो यथाशीघ्र करवाया जाएगा। अब इस यथाशीघ्र से तात्पर्य ये हो गया, समझना मेरी बात को, कि यार ये 2 मिनट भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है। यथाशीघ्र से तात्पर्य क्या हुआ? कोई हमारी फिक्स टाइमिंग नहीं होगी। इसको हम आज भी करा सकते हैं, कल भी करा सकते हैं, आने वाले 5 साल में भी करा सकते हैं। ठीक है, तो यही हुआ यथाशीघ्र से मतलब। लेकिन राष्ट्रपति में एक लिमिटेड समय दिया गया कि 6 महीने के अंदर उनका निर्वाचन होगा। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद 68 यही प्रावधान करता है, उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो यथाशीघ्र करवा लिया जाएगा। इसके पश्चात में अनुच्छेद 69 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 69 शपथ का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 69 क्या प्रावधान करता है? शपथ, यानी उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन भी हो गया, उन्होंने अपना पद ग्रहण भी कर लिया, तो पद ग्रहण करने से पहले उनको शपथ दिलाई जाएगी, जो कि अनुच्छेद 69 के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ये प्रावधान कर दिया है कि बिना शपथ ग्रहण के कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े पद पे बैठ नहीं सकता है। क्योंकि इंडिया का सबसे गौरवपूर्ण, गौरवशाली और संवैधानिक पद है, इस कारणवश यहाँ पे इनको शपथ दिलाई जाएगी। और शपथ दिलाएगा कौन? तो शपथ इनको दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति जी को क्या दिलाया जाएगा? शपथ दिलाई जाएगी। इसको भी हमने याद रखना है। फिलहाल में जो हमारे मेन अनुच्छेद थे उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड, वो हमारे मेन अनुच्छेद 63 से लेकर के 69 के मध्य में ये मेन अनुच्छेद थे। इनके सिवाय राष्ट्रपति जी के संदर्भ में भारतीय संविधान में और कहीं भी जिक्र देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन इसमें 2-3 अनुच्छेद हम लोग और देखते हैं जो कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं इसी में कि अनुच्छेद 69 तक की बात, ये मेन अनुच्छेद थे उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड। देखते हैं इसी में अनुच्छेद 69 के पश्चात में अनुच्छेद 70 की बात करते हैं। अनुच्छेद 70 ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि जैसे उसमें हमारा एक सिस्टम था कि 72 में एक प्रकार से वहां पे राष्ट्रपति जी के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार से पद रिक्त हो जाता है, तो यहाँ पे भी एक प्रकार से ये बोला गया कि मान लीजिए किसी भी प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति में, यानी किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी पड़ती है और इस इमरजेंसी में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, यानी पद रिक्त होना 3 से 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े राष्ट्रपति जी के संदर्भ में कि किस कारण से पद रिक्त हो सकता है। लेकिन उन कारणों को छोड़ करके यदि और कोई परिस्थिति बनती है जिससे राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो उस परिस्थिति में भी अनुच्छेद 70 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद क्या कर सकता है? संभाल सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 70 यही प्रावधान करता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। इसके पश्चात में अनुच्छेद 71 ये क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 71 ये प्रावधान करता है कि एक प्रकार से बोले
तो अनुच्छेद 71 ये बोलता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचन होता है और इन दोनों के निर्वाचन या चुनाव के संदर्भ में अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है या एक पार्टी से दूसरे पार्टी के मध्य में कोई विवाद होता है, तो इन दोनों का जो मुकदमा चलेगा वो हमेशा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चलाया जाएगा। यानी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो इनका मुकदमा हमेशा सुप्रीम कोर्ट में ही चलाया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 71 के अंतर्गत ये बात बोल दी गई है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। कितना बेहतरीन संविधान बनाया, संविधान को निर्मित करने वालों ने। इन्हीं नियम और कानूनों से पूरा का पूरा इंडिया बंधा हुआ है। ठीक है, इसी के पश्चात में अनुच्छेद 72 की बात करते हैं। अनुच्छेद 72 क्या प्रावधान करता है? अनुच्छेद 72 प्रावधान करता है राष्ट्रपति जी के क्षमादान की शक्ति। यानी अनुच्छेद 72 ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति जी को एक शक्ति प्रदान की गई है कि वो किसी का भी दंड माफ कर सकते हैं। वो किसी भी प्रकार का दंड हो सकता है, किसी का भी, यानी एक प्रकार से बोले तो होता है ना, 2 साल की सजा दी गई, 3 साल की सजा दी गई, वो अपराध के ऊपर होता है। तो इस संदर्भ में फांसी की सजा दे दी गई या आजीवन कारावास दे दिया गया, और तो इस संदर्भ में किसी भी प्रकार की अगर कोई सजा दी गई है तो राष्ट्रपति महोदय को इतनी शक्ति प्रदान की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत कि वो उस सजा को माफ कर सकते हैं। फांसी की भी सजा होगी तो भी माफ कर सकते हैं। पूरे इंडिया के अंतर्गत यही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ये पावर प्राप्त है कि वो फांसी की सजा भी माफ करा सकता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 72 भी हमने क्या करना है, याद रखना है बड़े ही बेहतरीन तरीके से। इसके पश्चात में एक आर्टिकल और याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है भी नहीं लेकिन फिर भी, अनुच्छेद 73 की बात करते हैं। अनुच्छेद 73, इसमें ये बोला गया है कि संघ की जो कार्यपालिका है उसके शक्तियों का विस्तारीकरण होना, अर्थात अब वो कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति भी आ सकते हैं और उपराष्ट्रपति भी आ सकते हैं। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका विस्तारीकरण, अर्थात जो भी संघ की कार्यपालिका होगी उनके शक्तियों का विस्तार होना, ये हमारा अनुच्छेद 73 के माध्यम से ये बातें बोल दी गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे अनुच्छेद थे जो कि यार इस चैप्टर के माध्यम से हम लोगों ने आर्टिकल 63 से 69 के मध्य में हम लोगों ने प्रॉपरली उपराष्ट्रपति जी के संदर्भ में अध्ययन किया। एंड जो भी बचे हमारे 4 आर्टिकल थे वो हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड 4 आर्टिकलों का अध्ययन हम लोगों ने किया है। ठीक है, बाकी अभी ऐसा नहीं है कि इनसे रिलेटेड और कोई अनुच्छेद नहीं है। अभी जैसे जैसे इस संविधान को हम पढ़ते जाएंगे यार बड़ा ही आनंद आएगा, और आनंद के साथ में हम लोग ये भी जान पाएंगे कि किसके संदर्भ में क्या रूल और क्या रेगुलेशन बनाया गया, क्या नियम बनाए गए। ठीक है, तो अभी और अनुच्छेदों का जिक्र हमें मिलेगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड। ठीक है, फिलहाल में ये थी हमारी उपराष्ट्रपति जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी हमारे अनुच्छेद थे उनका जिक्र हम लोगों ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास के माध्यम से करने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर भी अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है आपको तो आप लोग यार कमेंट में आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो उसके लिए हम पुनः एक क्लास फिर से अटेंड करेंगे जिसके माध्यम से हमारा किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, फिलहाल में
अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें, जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय